हेलो बच्चों, आई होप आप लोग सभी लोग जो है फाइन होंगे। तो बच्चा आज हम लोग जो है जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो है आज हम लोग जो है क्रैश कोर्स शुरू करेंगे और आज हमारा पहला लेक्चर होगा क्रैश कोर्स का। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने ये भी बोला था कि हम लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा इंफेसाइज करेंगे जिसका जो वेटेज है, लाइक नीट या फिर जेई मेन वाले एग्जाम में जिनका वेटेज ज़्यादा है उन पे हम लोग पहले काम कर लेंगे। बिकॉज उन पे काम करने का मतलब ही है कि वो ज़्यादा स्कोर जो है आप कर पाओगे नीट या जेई के एग्जाम में। तो उन सेगमेंट पे हम लोग ज़्यादा हेल्दी तरीके से काम करेंगे क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम स्कोर जो है वो निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस जो है लगाने हैं एग्जाम्स में। तो ऑब्वियस है उन हेल्दी सेगमेंट्स पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो सेगमेंट जो मैंने सेलेक्ट करा है या जो चैप्टर सेलेक्ट करा है स्टार्टिंग में वो है रोटेशन। माने आज का जो हमारा लेक्चर है वो रोटेशन के ऊपर बेस्ड होगा। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि रोटेशन से वैसे बच्चों को काफ़ी डर लगता है, लेकिन क्वेश्चन जो है रोटेशन से आते हैं। ठीक है ना, रोटेशन से मान के चलो कि 3 से 4 सवाल तो नीट में रहते ही रहते हैं और जेई के एग्जाम में भी 2 के करीब सवाल जो है 2 से 3 सवाल जेई मेन में भी रोटेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एक बहुत ही हेल्दी सेगमेंट है ये जिसपे हम लोग काम करेंगे और बहुत सारे टेक्निक मैं आपको बताऊंगा रोटेशन में जो कि लगेगा आपको कि अच्छा माने रोटेशन आपके लिए हलवा हो जाएगा, इसका मैं आपको सिक्योरिटी देता हूं। ठीक है ना, रोटेशन से आसान फिर आपको लगता है कि पूरे मैकेनिक्स का कोई चैप्टर नहीं लगने वाला है, तो बस आप देखते जाओ, लेकिन बस कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं वीडियो को एकदम अच्छे से वॉच करो और एक एक टर्म को समझो। बहुत सारे टेक्निक मैं आपको ऐसा बताऊंगा बच्चे इस लेक्चर में जिससे कि आप पूरे रोटेशन को ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है ना, तो बस देखते जाओ हम लोग और थोड़ा एक पहले बेसिक्स हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है सीधा जो है क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डील करेंगे। तो थोड़ा बहुत ये भी बात जान लेना होगा कि जो रोटेशन है बच्चा, इस रोटेशन में मतलब समझ लो कि 4 से 5 सेगमेंट है जहां से सवाल आते हैं, मतलब रिपीटेडली जहां से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं नीट या फिर जेई मेन के एग्जाम में। जिसमें जो सबसे पहला सेगमेंट है जहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चंस जो है वो काफी आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही लाइट सेगमेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है लोगों को पता भी होता है या फिर काम कर भी लेते हैं उस पर। हालांकि उसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, वो भी डिस्कस करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी मैं। देन आफ्टर जो सेकेंड पोर्शन जहां से रोटेशंस में सवाल आते हैं वो है रोटेशनल डायनेमिक्स का इक्वेशन, दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। वहां से भी काफी क्वेश्चंस जो है काफी बारी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है ना, फिर जो तीसरा सेगमेंट हमारा है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में जाकर के तो बहुत बारी क्वेश्चंस जो है वो आए हैं। एंड फाइनली जो सेगमेंट जहां से सवाल आता है वो है आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन से भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो ये वो 4 सेगमेंट है जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं रोटेशन में। एग्जाम चाहे जो भी हो, नीट का हो या जेई मेन का हो। अब सुनना बच्चा, इसमें भी आप समझ लेना कि इसके अलावा भी कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है। जैसे कि टॉपलिंग का नाम सुना होगा आपने। टॉपलिंग से भी कभी कभी क्वेश्चंस जो है पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, कभी कभी जो है टॉपलिंग के अलावा भी कुछ इंपल्स, एंगुलर इंपल्स करके कुछ सेगमेंट है हमारा, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन चीजों के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आज का जो हमारा क्लास है वो प्राइमरीली जो है वो बेस्ड होगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के ऊपर, जहां पे मैं बहुत सारे टेक्निक्स आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से सवाल को उड़ाया जाता है, किस तरह से देख करके सवाल जो है बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चल तो इससे पहले कि हम लोग जो है शुरुआत करें अपना, तो थोड़ा सा हम लोग ना डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एक वर्ड यूज होता है रिजिड बॉडी, बिकॉज रोटेशंस के लिए कहीं कहीं चैप्टर्स आप देखते होंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स करके यूज करता है। तो रिजिड बॉडी, तो पहले थोड़ा सा हम रिजिड बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी जब हम बोलते हैं बच्चा, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, किसी बॉडी को रिजिड कहा जाता है अगर उस बॉडी के किसी भी 2 पार्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बॉडी के ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट हो। माने कि अगर मान लो बॉडी का कोई पार्ट, ये हम लोग बोलते हैं ये, और दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम इसको बोलते हैं कि भैया ये डिस्टेंस L है, तो अगर ये बॉडी रिजिड है, अगर ये बॉडी रिजिड है तो मैंने कहा कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज L जो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जो dl अपॉन dt होगा इसका वैल्यू आपका 0 होगा। तो ध्यान रखना इस चीज को कि इसके बीच में कोई सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं होने वाला है।
अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर के बारे में बात करूं, मैं इस मार्कर को रोटेट करा दूं, मैं इस मार्कर को ट्रांसलेट करा दूं, मैं इस मार्कर को स्पिन करके आगे फेंक दूं, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं होगा जहां पे मार्कर के किसी भी दो पार्ट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका चेंज हो जाए। मींस ये जो मार्कर एक तरह का रिजिड बॉडी है। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बोर्ड भी हमारा एक रिजिड बॉडी है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखना, अगर हम बात करें इसमें, अगर हम उस सेगमेंट में अगर बात करें रिजिड बॉडी के बाद, तो रिजिड बॉडी के बाद जो सेगमेंट है वो आता है प्योर रोटेशनल मोशन। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। तो आप लोग समझोगे बच्चों कि प्योर रोटेशनल मोशन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास एक बॉडी है कुछ ऐसा, एंड दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस ध्यान देंगे सब लोग। मैंने कहा कि हमारे पास ये कोई बॉडी है एंड दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी है वो स्पिन कर रहा है कुछ इस तरह से। जस्ट ये बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से स्पिन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। मैंने कहा कि अगर ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, मींस प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो ध्यान रखना कि अगर ये बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक कंडीशंस है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हम इस बॉडी के किसी भी हिस्से पे फोकस करें, मान लो कि मैंने कोई ये पार्ट सोचा जिसका कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा, अगर हम बात करें किसी इस हिस्से के जिसका कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा, तो डेफिनेटली अगर ये बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो इस बॉडी के अंदर जितना भी पार्ट्स होगा वो सारा का सारा जो है वो कोएक्सियल सर्कल्स में घूम रहा होगा। माने इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे कोएक्सियल सर्कल्स में घूमेंगे। कोएक्सियल सर्कल्स कहने का मतलब कि सारे का जो सेंटर होगा वो उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई करेगा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा। कोएक्सियल सर्कल्स में घूमेंगे वो तो सही है, इसके अलावा एक बात और भी दिमाग में रखना है बच्चे यहां पे कि किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी जो है, बॉडी के अंदर का जितना भी हिस्सा है किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल के साथ डिस्प्लेस होगा। इक्वल एंगल के साथ डिस्प्लेस होने का मतलब यह हुआ कि अगर ये कुछ एंगल है, अगर ये कुछ एंगल है, तो मैंने कहा कि जो दोनों एंगल है, जिस एंगल से टर्न हुआ है दोनों पार्ट बॉडी का, वो एंगल सेम होगा। माने θ1 इज इक्वल टू θ2 और ये होगा थीटा बॉडी के, जहां पे थीटा को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। माने ध्यान रखना इस चीज को बच्चा कि अगर ये बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो बॉडी के अंदर हर एक पार्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, माने जिस एंगल से वो टर्न होगा किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में, वो इक्वल होगा और बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो मैंने कहा कि ω1 इज इक्वल टू ω2 और इज इक्वल होगा ओमेगा बॉडी के। माने हर एक पार्ट का जो ओमेगा होगा वो सेम होगा और बॉडी के एंगुलर स्पीड के बराबर होगा। इसी तरह से एक बारी और अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये आपका हो जाएगा α1 इज इक्वल टू α2 और इज इक्वल टू होगा अल्फा बॉडी के। माने हर एक हिस्से का एंगुलर एक्सेलरेशन आपस में इक्वल होगा और बॉडी के एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखना बच्चा यहां पे ध्यान दोगे। मैंने कहा कि इसके बाद अगर बात करें, ठीक है ना, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि चलो ठीक है, अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे सारे के ओमेगा सेम होंगे, सारे के थीटा सेम होंगे, सारे के अल्फा सेम होंगे, अगर टाइम इंटरवल को हम लोग सेम मान के चलते हैं तो। मैंने कहा कि यहां पे एक वर्ड और भी हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग लीनियर स्पीड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि ये हमारा बॉडी है दिस,
और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस, जिसके अबाउट ये बॉडी जो है वो आपका रोटेट कर रहा है बच्चा। मैंने कहा कि अगर इस एक्सिस रोटेशन के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है और इसके अंदर हम कोई भी हिस्सा अगर कंसीडर करते हैं जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से r है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर ये जो पार्ट होगा वो एक सर्कल में घूम रहा होगा, कुछ ऐसा, दिस, कुछ ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर का जितना भी हिस्सा होगा वो सारा का सारा हिस्सा जो होगा वो सेम ओमेगा के साथ जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। हाँ, सबके लिए रेडियस डिफरेंट हो सकता है, लाइक सबके लिए रेडियस डिफरेंट हो सकता है, बट ओमेगा सारे के लिए सेम होगा। मैंने कहा कि बच्चा इस केस में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली सर्कल के ऊपर इस पार्टिकल का कुछ टेंजेंशियल स्पीड भी होगा जिसको हम लोग भी बोलते हैं, माने जिस स्पीड के साथ ये सर्कल पे घूम रहा होगा दैट इज व्हाट वी कॉल टेंजेंशियल स्पीड, जो कि रेडियस पे अगर बात करें तो जो डायरेक्शन वाइज अगर बात करें जिसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो डायरेक्शन वाइज ये इसके रेडियस पे परपेंडिकुलर होने जा रहा है। तो मैंने कहा कि जिस स्पीड से सर्कल पे घूम रहा होगा उस स्पीड भी और ओमेगा के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चा। आप देखोगे इस बार भी जो एनटीए ने जो अपलोड करा है आपका नीट का जो पेपर अपलोड करा है और पेपर नंबर 15 में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या है कि अगर मान लो v स्पीड से अगर ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो मैंने कहा कि v और ओमेगा के बीच में एक बड़ा ही जबरदस्त रिलेशन है और ये रिलेशन है ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि सारे के लिए ओमेगा तो भाई कांस्टेंट है, सारे के लिए ओमेगा सेम है, बट अगर बात करें v का तो ये जो v होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका r के। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r कहने का मतलब ये है बच्चा कि जिस पार्ट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा होगा उसका v भी ज्यादा होगा, और जिस पार्ट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम होगा उसका v भी जो है वो कम होगा। मींस अगर आपसे कहा जाए कि यू नीड टू प्लॉट अ ग्राफ अगेंस्ट दिस r एंड v, तो आप कहोगे कि जो ग्राफ होगा सर वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पास करेगा कहां से, आपका ओरिजिन से। ये ग्राफ यही बता रहा है कि डिस्टेंस के साथ जो लीनियर स्पीड है वो आपका लीनियरली इंक्रीज करता है। क्या कोई दिक्कत? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर ये मार्कर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ब्लू मार्कर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो ब्लैक मार्कर है वो बॉडी है जो रोटेट करने वाला है, रिजिड बॉडी। मैंने कहा कि अगर ये ब्लैक मार्कर रोटेट करना शुरू कर दे तो क्या लगता है, ऑब्वियस है कि सारे पार्ट का तो ओमेगा सेम होगा, लेकिन क्या सारे पार्ट का भी सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं सेम होगा। लाइक जो पार्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर पे होगा उसका भी जो है वो ज्यादा होगा। जैसे ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा दूर है तो इसका भी सबसे ज्यादा होगा, जबकि सबसे कम भी उस पार्ट का होगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के सबसे नजदीक है, माने ये वाला पार्ट है। तो ध्यान रखना इस चीज को कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में है तो हर एक पार्ट का जो लीनियर स्पीड है वो आपका डिफरेंट ही होगा। अगर बात करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आपका r, बिकॉज डिपेंड करेगा वो r पे। हाँ, जो पार्ट इक्वी डिस्टेंट होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, उसका v भी सेम होगा, लेकिन जो अलग अलग डिस्टेंसेस पे होंगे उसका v भी जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। फटाफट नोट करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखना बच्चा, गौर करोगे। नेक्स्ट, अब इसमें एक चीज आप लोगों को समझना होगा बच्चा कि ठीक है v इज इक्वल टू आर ओमेगा सही है, ये हमने रिजल्ट यूज करा है अभी। अब इसमें एक चीज आप लोगों को समझना है, जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये, ध्यान रखना। जैसे ये रिजल्ट हमने जो लिखा है यहां से आपको स्पीड मिला है, v जो है वो स्पीड बता रहा है, r जो है रेडियस बता रहा है, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड बता रहा है। मैंने कहा कि बच्चा यहां पे जो है इस चीज को आप समझोगे कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है कुछ ऐसा एंड दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस, ध्यान दीजिएगा। और मैंने कहा कि ये हमने एक पार्ट कंसिडर करा जो कि लाइक कैपिटल R रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में घूमने वाला है, दिस कैपिटल R, दिस, ये कैपिटल R रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में घूम रहा है।
मैंने कहा कि बच्चा ऑब्वियस है इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी, लाइक इस पॉइंट पे ऑब्वियस है वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी होगा उसके पास। और अभी तक जो हमने निकाला है वो वेलोसिटी का मॉड निकाला है, जिसको हम लोग स्पीड बोल रहे थे भी, जो कि आर ओमेगा के इक्वल आया है। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रह करके अगर कोई पॉइंट दिस यहां पे रह करके अगर आपसे कहा जाए और इसके रेस्पेक्ट में अगर इस रोटेटिंग पार्ट का पोजीशन वेक्टर मालूम हो, दैट इज आर। ध्यान रखना यहां जो आर है वो पोजीशन वेक्टर है इस रोटेटिंग पार्टिकल का, भी जो है वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर। लीनियर वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है, तो ध्यान रखना बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वेलोसिटी जो है हम निकालें, डायरेक्शन के साथ जो है हम लोग निकालें वेलोसिटी को, तो बच्चा ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी के लिए जो रिजल्ट अगर हम लोग को यूज करना होगा तो हम लोग यूज करेंगे v इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओमेगा क्रॉस आर। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, जहां पे ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और r जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है। क्या कोई दिक्कत? इस तरह से आप चाहो तो डिटरमिनेंट्स का भी यूज कर सकते हो इसको आगे बढ़ाने के लिए, लाइक v इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स आप यूज कर सकते हो। यहां पे आप कर लोगे i कैप, j कैप, k कैप, ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा का तीनों कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हो, ओमेगा x, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड। लाइक आर का भी तीनों कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हो, दैट इज एक्स, वाई एंड आपका जेड। क्या कोई दिक्कत? तो इसका यूज करके आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ध्यान रखना जब ओमेगा क्रॉस आर यूज कर रहे हो बच्चा, तो बेसिकली ये आर जो है वो पोजीशन वेक्टर को बता रहा है, ध्यान रखना। लेकिन अगर यही आपसे कह दिया जाता कि वेलोसिटी का मॉड बताओ, दैट इज मॉड ऑफ भी कितना होगा, मॉड ऑफ भी कहने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड कितना होगा, तो याद रखना कि स्पीड के लिए, टेंजेंशियल स्पीड के लिए हम लोग यहां पे ये स्मॉल आर ओमेगा ये बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। लाइक जब स्पीड निकालना होगा तो हम लोग यूज करेंगे v इज इक्वल टू लाइक रेडियस ये आर, दैट इज कैपिटल आर, और इनटू क्या आपका ओमेगा। ध्यान रखना v इज इक्वल टू आर ओमेगा जब यूज करते हो तो आर हमेशा वो रेडियस ही बताता है उस सर्कल का जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है ना। आप यहां भी अगर मॉड लगाओगे ना, यहां भी अगर मॉड लगाओगे तो ओमेगा क्रॉस आर का जो मॉड होगा वो एग्जैक्टली आर ओमेगा के ही बराबर आएगा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना बस इस रिजल्ट का यूज करके आप डायरेक्शन निकाल सकते हो वेलोसिटी का, लाइक मैग्नीट्यूड के साथ साथ, लेकिन इसका यूज करके सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो वेलोसिटी का, दैट इज स्पीड बता सकते हो। नोट कर लोगे जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट, अब यहां पे एक चीज और समझ लेना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा थोड़ा सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट प्रूव करा है कि जो स्पीड है दैट इज भी जो है वो आया है आपका, लाइक हमारे पास एक बॉडी था जो कि एक्सिस रोटेशन के अबाउट कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, और मैंने इस बॉडी के अंदर एक पार्ट कंसिडर करा दिस, जो कि r परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे जो है वो आपका रोटेट कर रहा था कुछ ऐसा दिस। मैंने कहा कि एक रिजल्ट अभी मैंने लिखा है स्पीड आपका v, और जो रिजल्ट आपका आया है और दैट इज v, वो आया है v इज इक्वल टू, देखोगे v इज इक्वल टू r ओमेगा। करते ये है कि इस रिजल्ट को आप डिफरेंशिएट कर दो। अगर इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दिया जाए दैट इज dv बाई dt, तो ये r अगर बात करें dv बाई dt, तो r ऑब्वियस रोटेट कर रहा है, तो उस पार्टिकल के लिए तो ऑब्वियस है r जो है वो फिक्स होगा। तो मैंने कहा कि r रहेगा बाहर, ये डिफरेंशिएट हुआ d ओमेगा बाई dt। जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस है dv बाई dt, dv बाई dt को ही हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जिस याद रखना कि स्पीड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। माने ये हमारा निकलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और ये आएगा आपका r ऑफ अल्फा के बराबर। माने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा r अल्फा, जहां पे r जो है रेडियस है उस सर्कल का जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, और अल्फा जो है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहां भी आप देख सकते हो बच्चा कि हर एक पार्ट का अल्फा तो आपका
सेम ही होगा, माने जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहने का मतलब अगर ये आर मान लें, अगर ये 80 मान लें, तो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पास करेगा आपका ओरिजिन से। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो कि अगर मान लो हमारे हाथ में एक पेन है और अगर ये पेन मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, अगर इसको हम एक्सिस मानते हैं और इसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ये जो ब्लू मार्कर है ये आपका रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो हर एक पार्ट का जो अल्फा होगा दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन वो तो सेम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि किस पार्ट का एंगुलर, अगर मैं बात करूं, अगर पूछ दूं कि किस पार्ट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है सबसे ज्यादा होगा, तो आप कहोगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जो पार्ट सबसे दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सबसे दूर जो पार्ट होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। क्या कोई दिक्कत? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के पीछे कॉज हमेशा याद रखना चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे जल्दी से, हो गया? चलो अब एक चीज जब इतना जान गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि जिस तरह से वहां पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था वेलोसिटी को, उसी तरह से हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं। AT इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लाइक अल्फा क्रॉस आर। याद रखना AT इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, जहां AT जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है और R जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर है। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब सुनना, हाँ एक चीज यहां पे एकदम दिमाग में रखना बच्चों कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मैंने वर्ड यूज करा है बच्चा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने वर्ड यूज करा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज याद रखना कि वेलोसिटी के अलोंग होता है। वेलोसिटी के अलोंग कहने का मतलब क्या? वेलोसिटी के अलोंग कहने का मतलब दो चीज हो सकता है, या तो वेलोसिटी के पैरेलल होगा और या तो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा। ध्यान रखना, माने पैरेलल या एंटी पैरेलल कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप समझोगे इस चीज को, लाइक जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के पैरेलल, तो याद रखना कि टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो ये तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब भी जो है वो आपका इंक्रीजिंग हो, भी इंक्रीजिंग हो या फिर ओमेगा इंक्रीज, क्योंकि v अगर इंक्रीजिंग होगा तो डेफिनेटली ओमेगा भी जो है वो आपका इंक्रीजिंग होगा। तो ध्यान रखना v इंक्रीजिंग या ओमेगा इंक्रीजिंग, तभी जाकर के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल, तो ध्यान रखना एंटी पैरेलल कहने का मतलब यह हुआ कि यह तभी पॉसिबल है जब भी जो है वो आपका डिक्रीजिंग हो, भी जो है वो आपका डिक्रीजिंग हो। ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जब भी जो है वो आपका डिक्रीजिंग हो और ओमेगा भी जो है वो आपका डिक्रीजिंग हो। तो जब ओमेगा डिक्रीजिंग होगा, भी डिक्रीजिंग होगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए फास्ट नेक्स्ट। चलो अब हम लोग जो है अभी फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो पूरा का पूरा जो क्लास है वो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के ही इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये सब जानना बिल्कुल जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो अब देखेंगे हम लोग बच्चा कि टाउ इज इक्वल टू अल्फा में क्या क्या है। तो बहुत ही जबरदस्त मान के चलो कि ये इक्वेशन है, बिकॉज रोटेशन का समझ लेना कि 50 से 60% सवाल जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन है प्योर रोटेशनल मोशन के केस में, ठीक है ना। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये जो टाउ जो दिख रहा है इस टाउ को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। इस टाउ के लिए हम लोग यूज करते हैं टॉर्क,
या फिर एक और भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, और इसके लिए हम लोग की वर्ड यूज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, एक बार नीट में ये मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ दिया तो बहुत लोग वर्ड्स को लेके कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान रखना कि या तो इसको हम लोग टॉर्क या फिर इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, ध्यान रखना। और आई के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आई को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और अल्फा तो ही मैंने बताया है कि अल्फा जो है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? चलिए, अब सवाल ये है कि सर ये टॉर्क होता क्या है। चलो कोई नहीं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, ध्यान रहे। देखोगे बच्चे, गौर करना सब लोग, टॉर्क के बारे में थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, देखोगे ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्क के बारे में हम लोग जो है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि टॉर्क क्या होता है। देखिएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है और जिसके ऊपर एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, दिस एफ, और यहां पे रह करके हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस ओ, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं आर। ध्यान रखना बच्चा, और एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है एफ, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर से ओ, वो है आर। ध्यान रखना, चाहो तो आप इसको एक्सटेंड भी करा लो ऐसे, और इस एंगल को आप मान लो थीटा, माने आर और एफ के बीच का एंगल थीटा। ध्यान रखना बच्चों। बच्चे दिमाग में बात डाल लो कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट तब आता है जब किसी भी फोर्स के वजह से कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट या किसी बॉडी में रोटेटिंग टेंडेंसी हो। किसी भी पार्टिकल, किसी भी पॉइंट या किसी भी बॉडी में अगर किसी फोर्स के वजह से रोटेटिंग टेंडेंसी जनरेट हो, रोटेट करने का टेंडेंसी जनरेट होए, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है टॉर्क का। माने टॉर्क एक सिंपल वर्ड में बात करें तो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग टेंडेंसी है, लाइक किसी भी बॉडी का ड्यू टू अ फोर्स। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि बच्चा जब भी टॉर्क वर्ड यूज होए तो बी वेरी केयरफुल। सबसे पहला आप उस लाइन पे फोकस करना जिस लाइन में फोर्स लग रहा है। बच्चा जिस लाइन में फोर्स लगता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन में फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान रखना, कभी भी टॉर्क निकालने के लिए आपको कहा जाए किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो आप करना ये कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, आप उस पॉइंट से सबसे पहला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना, दिस 90 डिग्री ऐसे। बच्चा ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल आर परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म या फिर इसको हम लोग लीवर आर्म भी बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोमेंट आर्म। गौर करना बच्चा, कभी भी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फोर्स के वजह से टॉर्क निकालने की बात हो तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, आप उस पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। उस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं क्या? मोमेंट आर्म या फिर आपका लीवर आर्म। क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा कि बच्चा इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स जो टॉर्क देगा, उस टॉर्क के बारे में सोचने के लिए करना यह है, रोटेटिंग टेंडेंसी को चेक करना है तो बस करना कुछ नहीं है, दो पेन अपने हाथ में रखना। ये दो पेन अपने हाथ में रखना और जो मोमेंट आर्म है उस मोमेंट आर्म के तरफ एक पेन ऐसे रख दियो, लाइक दिस, ऐसे दिस, ठीक है। और ये जो टिप है यहां, इसको मैंने पकड़ लिया बिकॉज यहां पे ऑब्जर्वर है तो ये फिक्स है, कुछ ऐसा ध्यान देना। अब आप करना ये कि इस पेन जो कि मोमेंट आर्म पे रखा हुआ है, पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के डायरेक्शन में दूसरे पेन से हिट कराना। जब आप दूसरे पेन से हिट कराओगे तो आप देख सकते हो कि ये जो पेन है जो मोमेंट आर्म पे रखा हुआ है, ये पेन आपका रोटेट करना चाह रहा है। किस सेंस में रोटेट करना चाह रहा है? तो आप देख सकते हो कि जो रोटेशन सेंस है लाइक इस पेन का, वो आपका है क्लॉकवाइज।
माने ये जो पेन है जिसको मैंने मोमेंट आर्म पे रखा था, ये पेन जब मैंने इसको हिट कराया लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स के तरफ से, तो ये पेन जो है आपका रोटेट करना चाह रहा है। किस सेंस में? तो क्लॉकवाइज सेंस में, माने रोटेटिंग टेंडेंसी है। तो यहां पे जो टॉर्क होगा उस टॉर्क को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस टॉर्क। टॉर्क का जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो बेटा, ध्यान रखना कि कभी भी किसी फोर्स का टॉर्क देखना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो बस एक स्टेप में आपका टॉर्क निकलेगा। टॉर्क इज इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है दैट इज F मल्टीप्लाइड बाई R परपेंडिकुलर, F इंटू आर परपेंडिकुलर, माने फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माने फोर्स और मोमेंट आर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं क्या? आपका टॉर्क। माने जब भी टॉर्क निकालना हो बस कुछ नहीं करना है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। उस परपेंडिकुलर को हम लोग मोमेंट आर्म कह रहे हैं। चेक करना हो टेंडेंसी टॉर्क का, तो पेन हिटिंग वाला मेथड मैंने बताया है। पहले तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना टॉर्क का, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाकी बचा सेंस। तो सेंस ऑफ रोटेशन आप पेन हिट करा करके चेक कर लेना कि किस सेंस में बॉडी वहां पे रोटेट करने जा रहा है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, ये जो F इंटू आर परपेंडिकुलर है, आप चाहो तो इस आर परपेंडिकुलर जो कि मोमेंट आर्म या फिर लीवर आर्म है, इस आर परपेंडिकुलर के जगह पे आप चाहो तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख भी रहा होगा। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी एंगल थीटा होगा। यहां से चाहो तो आप आर परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, और इस आर परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा ये इक्वल होगा आर साइन थीटा के। ध्यान रखना कि जो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा वो आर साइन थीटा के इक्वल होगा, जहां पे आर जो है इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट कर लोगे जल्दी से। इस तरह से हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, जिसका वैल्यू होगा आर साइन थीटा, जहां पे आर जो है वो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। चलिए जल्दी करिए बच्चों। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। चलिए देखोगे बच्चों नेक्स्ट नंबर। अब अगर हम लोग आगे बात करें बच्चे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जिसको आप दिमाग में रखना कि जैसे मान लो कोई पॉइंट है और इस पे फोर्स लग रहा है ऐसा, दिस F। तो सबसे पहला बात कि जिस लाइन में फोर्स लग रहा है इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के ऊपर बैठ जाए, दस माने जो ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, अगर वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के ऊपर कहीं पे हो, तो मैंने कहा कि कहीं यहां दिस, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि O के अबाउट टॉर्क निकालना है और इस फोर्स का, ठीक है ना, कि क्या टॉर्क होगा, O के अबाउट निकालना है, तो ध्यान रखना बच्चा। मैंने कहा कि इस केस में आप देख सकते हो कि अगर टॉर्क आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो भाई सीधा सा बात है कि जब ऑब्जर्वर यहीं पे आ गया, तो जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं, तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 0। माने इस केस में जो टॉर्क होगा अबाउट O जो है वो आपका 0 होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास कर जाए, या यूं कहें कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पे लाई कर जाए, तो जो टॉर्क होगा उसका वैल्यू 0 होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब ध्यान देना बच्चा कि जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो, टाउ का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो लाइक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। अगर हम फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाइड कर दें तो डेफिनेटली हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म।
लेकिन अगर यही आपसे कह दिया जाए कि वेक्टर फॉर्म में टॉर्क बताना है क्या होगा, तो बस ध्यान से सुनना। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना हो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो मोमेंट आर्म है, ध्यान रहे, वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइक उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे पोजीशन वेक्टर दैट इज आर से, और उसका क्रॉस करवाएंगे फोर्स के साथ दैट इज एफ के साथ, माने टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ध्यान रहे, अगर वेक्टर फॉर्म में टॉर्क निकालने के लिए कहा जाए या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए कहा जाए, तो ध्यान रखना उस केस में आप टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ यूज करते हैं, ध्यान रखना। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए सीधा करना क्या है, फोर्स को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिकॉज यहां से बहुत बड़ी सवाल आ चुके हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट, चलो तो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, देखते हैं। इस तरह के भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल के कैटेगरीज में आते हैं और बहुत बड़े ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं, देखोगे ध्यान से। जैसे ऐसा क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक व्हील है कुछ ऐसा, ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। ध्यान देना, और ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और बी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना, और इस व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस व्हील का दिया हुआ है 10 kg मीटर स्क्वायर। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का दिया हुआ है 10 kg मीटर स्क्वायर, और इनर रेडियस व्हील का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस व्हील का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। काफी फेमस सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बड़ी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नीट और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अब देखना ध्यान से, अब इसमें अगर कह देगा कि जो व्हील है, लाइक व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, लाइक जो दिख रहा है यहाँ पे जो व्हील है, जो एनुलर व्हील आपको दिख रहा है, लाइक जस्ट ये जो व्हील है ये फ्री है टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। दिस इज द सेंटर ऑफ द व्हील। अब यहां पे दो चीज है बच्चा, मैंने किया ये है कि व्हील के आउटर पोर्शन पे मैंने एक फोर्स लगाया कुछ ऐसा, दिस से 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां लगा दिया दिस, और एक फोर्स मैंने लगाया है या 100 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया ऐसा दिस, इस वाले हिस्से पे। और ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा दिस, यहां पे मैंने फोर्स लगाया, ध्यान दोगे, लाइक कुछ ऐसा दिस, यहां मैंने कुछ ऐसा फोर्स लगा दिया है, और ये फोर्स मैंने लगाया है आपका 400 न्यूटन का दिस। 400 न्यूटन का फोर्स मैंने इसके इनर वाले पोर्शन पे लगाया है, और 100 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां नीचे लगाया बच्चा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 10 kg और मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स लगने के बाद इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। माने सवाल है आपके पास कि फाइंड अल्फा दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड अल्फा ऑफ व्हील। इस व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा, ये आपका सवाल है। अब कहोगे सर कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? कुछ नहीं करना भाई, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बस आपके पास जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से हमारा काम हो जाएगा, और वो रिजल्ट है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ध्यान देना, आई तो हमें मालूम है, किसी भी तरह से अगर हम इस व्हील के ऊपर टॉर्क निकाल लें, नेट टॉर्क निकाल लें, तो हमारा काम बन जाएगा। कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो बच्चा ये जो व्हील है ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, तो हम सेंटर के अबाउट इस व्हील पे देखेंगे कि कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है। कहोगे सर टॉर्क निकालने के लिए, तो मैंने बताया है आपको कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करोगे तो इसका जो रेडियस है वही आपका परपेंडिकुलर दैट इज मोमेंट आर्म का काम करेगा, जो कि दिया हुआ है। इसी तरह से यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो आउटर रेडियस है वही मोमेंट आर्म का काम करेगा। तो मैंने कहा कि दो टॉर्क,
एक टॉर्क तो मिलेगा आपका इस 400 न्यूटन के फोर्स की वजह से। आराम से पेन ऐसे रख देना मोमेंट आर्म की तरफ और इसको हिट कराना, देख सकते हो ये 400 न्यूटन की वजह से ये एक्चुअली में किस सेंस में रोटेट करना चाह रहा है बच्चा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला टॉर्क जो मिला वो मिला 400 न्यूटन फोर्स का, तो 400 हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, तो ये मोमेंट आर्म ए दैट इज 10 सेंटीमीटर के बराबर। इसको चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10/100। अगर बात करें सेंस का तो फिर से रिपीट कर देते हैं सेंस, ये है आपका सेंस ऑफ रोटेशन जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। सेंस ऑफ रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज। क्या कोई दिक्कत? जो दूसरा टॉर्क आपका मिलेगा प्लस जो दूसरा टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 100 न्यूटन वाले फोर्स के तरफ से। तो मैंने कहा यहां भी निकालने के लिए आराम से मोमेंट आर्म पे पेन रख देना और इसको हिट कराना, दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की तरफ से हिट कराना। डेफिनेटली ये रोटेट करना चाह रहा है दिस दैट इज क्लॉकवाइज, तो यहां लिख देंगे 100 दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो जो मोमेंट आर्म होगा वो बी है दैट इज 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 20/100 और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट वी कॉल नेट टॉर्क, और ये नेट टॉर्क बेसिकली बराबर होगा आई अल्फा के। आई दे रखा है कितना 10, तो ये हो गया 10 और इंटू आपका अल्फा। क्या कोई दिक्कत? चाहो तो आप कैंसिल आउट कर लो, ये आपका आई अल्फा दैट इज आई के जगह पे 10 और इंटू अल्फा के। चाहो तो आप ये कैंसिल आउट कर लो, ये जो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। माने दिख रहा होगा आपको कि 10 इंटू 4 ये हो गया 40, सेंस है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से ये हो गया 20, सेंस है आपका क्लॉकवाइज। क्योंकि दोनों ऑपोजिट सेंस का टॉर्क है तो नेट ऑब्वियस से निकालने के लिए माइनस होने वाला है, माइनस होगा दोनों के बीच में साइन अगर देखें तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20, माइनस साइन के बाद 40 माइनस 20 दैट इज 20। माने नेट टॉर्क का अगर बात करें बच्चा तो नेट टॉर्क जो इस व्हील पे लगेगा वो आपका होगा 20 और ये इक्वल होगा आपका 10 अल्फा के दैट इज 10 अल्फा। चाहो तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, माने अल्फा का वैल्यू आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए, तो आप ऐसे जो है आप सवाल आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट नंबर, मैंने कहा इस तरह से हम लोग जो है वो काम करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से रिलेटेड, ठीक है ना। और हम लोग बहुत ही आराम से जो है अल्फा निकाल सकते हैं, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब सुनना, अगर मैं बात करूं इसके बाद तो ध्यान से मेरी बात सुनना। लाइक ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग इस तरह से जो है टारगेट करके क्वेश्चंस को बनाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। मैंने जो है ऐप पे भी मैं डाल दूंगा अभी, उसमें भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चा। नेक्स्ट, ऐसे सवाल से होते हुए अब हम सीधा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। दिस लाइक एक डिस्क है जिसके ऊपर मैंने लाइट स्ट्रिंग्स को, एक डिस्क है जिसके ऊपर मैंने लाइट स्ट्रिंग्स को बांध रखा है, रैप्ड कर रखा है। लाइट स्ट्रिंग्स को मैंने डिस्क के ऊपर बांध रखा है और इस स्ट्रिंग का एक सिरा जो है वो कहीं यहां दिस से एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास है m, और ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, इस डिस्क का जो रेडियस है ये है आपका r, दिस। अभी सुनना, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हियर डिस्क here disk is free to rotate
अबाउट इट्स सेंटर। जो डिस्क है वो फ्री है रोटेट करने के लिए अपने सेंटर के अबाउट। देन कुछ एक सवाल मेरा है आप लोगों से। पहला सवाल यह है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। तीसरा सवाल, आपको बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। फाइंड टेंशन अक्रॉस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये तीसरा सवाल है। ध्यान देना, ये तीसरा सवाल है। इसके अलावा दो सवाल और है मेरे पास, फटाफट इसको नोट कर लोगे पहले। दो सवाल और भी हैं। जो चौथा सवाल है वो ये है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक when it falls through a height h। ब्लॉक का स्पीड बताना है जब वो h हाइट फॉल कर जाएगा। और आखिरी सवाल, पांचवा सवाल है, एंगुलर स्पीड बताना है। फाइंड द एंगुलर स्पीड, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क when block falls through a height h। सेम सवाल, एंगुलर स्पीड बताना है जब जो ब्लॉक जो है, डिस्क का एंगुलर स्पीड कितना होगा जब ब्लॉक जो है वो h हाइट फॉल कर जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये पांचवा सवाल है। चलो जल्दी करो, फास्ट, ध्यान देना। चलो पहले इस सवाल के बारे में बता देता हूं कि ये सवाल क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, माने ये सवाल समझ लेना कि जेई मेन में जो है, मतलब एग्जैक्टली अगर बात करूं तो जेई मेन में, आईआईटीज में ये क्वेश्चंस जो है बहुत बारी अगर देखा जाए तो इस पैटर्न के सवाल आ चुके हैं। पिछले मतलब जनवरी वाला जो एग्जाम था जेई मेन का, उसमें भी इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो आए थे। और चूंकि मैंने बहुत सारे टेक्निक्स क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, तो जो लोग क्लासरूम में थे या क्लासरूम में इंटरेक्टेड थे, तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो थे आए थे जनवरी वाले एग्जाम में, और वो बना के भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आते हैं तो बहुत लोग जो है का सिरदर्द शुरू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन लिखना होता है, फिर रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखना होता है, फिर जाकर के सॉल्व करने के बाद कुछ करने के बाद लाइक आंसर्स आते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्या मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखोगे बच्चे, मैंने कहा कि सबसे पहला बात आप समझोगे कि लाइक अगर ये हमारे पास डिस्क है कुछ ऐसा, जिसमें मैंने लाइट स्ट्रिंग्स को बांध रखा है, लाइट स्ट्रिंग्स को मैंने रैप्ड कर रखा है आपका इस डिस्क के ऊपर,
दिस लाइट स्ट्रिंग्स को मैंने रैप्ड करा है और यहां से मैंने एक ब्लॉक को यहां पे हैंग करा दिया जिसका मास है m, ठीक है, ध्यान देना। और ये है हमारा सेंटर ऑफ द डिस्क जिसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है ये डिस्क। रेडियस दे रखा है r रेडियस है इस डिस्क का, ध्यान देना, रेडियस आपका r है, दिस r। देखोगे बच्चा एक्चुअली में क्या होगा ये समझ लेना, डिस्क का मास भी m दिया हुआ है, मास जो डिस्क का है वो m है, रेडियस r है। ध्यान देना बच्चा, एक्चुअली में यहां क्या होने वाला है ये सुनोगे कि जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ेंगे, जैसे ही हम सिस्टम को रिलीज करेंगे, जैसे हम सिस्टम को रिलीज करेंगे तो सिस्टम रिलीज होने के जस्ट बाद ये जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाएगा। जैसे ये स्ट्रिंग टाइट होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा जो कि इस पॉइंट से अवे मतलब नीचे की तरफ खींचेगा, इस पॉइंट से अवे दैट इज ऊपर की तरफ खींचेगा। ध्यान देना बच्चा, टेंशन यहां पे, टेंशन यहां मैंने दिखा दिया। होगा ये कि इस टेंशन के वजह से इस डिस्क को एक टॉर्क मिलने वाला है, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है आपका कि जब भी टॉर्क सोचना हो सीधा लाइक ये सेंटर है, ऐसा लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स है ये दिस माने इस टेंशन के वजह से लाइक इस डिस्क को एक टॉर्क मिलेगा और जो टॉर्क का जो सेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा दिस। इस सेंस में ये डिस्क जो है घूमना स्टार्ट कर देगा विथ सम एंगुलर एक्सेलरेशन से अल्फा। ध्यान देना, मैंने कहा कि जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगा ये टेंशन इस डिस्क को एक टॉर्क दे देगा और लाइक क्लॉकवाइज सेंस में, जिसके वजह से ये डिस्क जो है वो रोटेट करेगा विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ध्यान रहे, अब आप कहोगे सर डिस्क का अपना वेट भी तो है, वो भी तो टॉर्क दे सकता है, तो बिल्कुल नहीं। डिस्क का जो अपना वेट होगा वो तो उसके खुद के सेंटर से पास कर जाएगा दिस mg से। और मैंने भी तुरंत बताया है आप लोगों को कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास कर जाए तो उसके वजह से कोई टॉर्क नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि ये mg कोई टॉर्क नहीं देगा, जो भी टॉर्क इस डिस्क को मिलेगा वो इस टेंशन की वजह से मिलेगा जो कि इस डिस्क को रोटेट करवा देगा, घुमा देगा विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जब ये डिस्क घूमेगा तो डेफिनेटली डिस्क के ऊपर जो पॉइंट होगा दिस, इस पॉइंट के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा दिस नीचे की तरफ, बिकॉज डिस्क ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट के पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये होगा नीचे की तरफ और इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा आर अल्फा। यहां आर की जगह पर कैपिटल आर, चूंकि रेडियस दिया हुआ है आर अल्फा, तो A2 इज इक्वल टू आर अल्फा। मैंने कहा कि चूंकि ये पॉइंट जो स्ट्रिंग जो है वो आपका डिस्क के लाइक रिम के ऊपर था, लाइक डिस्क के पेरीफेरी के ऊपर था, तो मैंने कहा कि यहां पे जो आपको दिख रहा है बच्चा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट के पास होगा नीचे की तरफ आर अल्फा, और चूंकि ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड इस ब्लॉक से है माने ये ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन आर अल्फा के साथ नीचे आने वाला है, उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के साथ नीचे आएगा। जिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ये पॉइंट नीचे आएगा उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक नीचे आएगा, दैट इज आर अल्फा के साथ नीचे आएगा। क्या कोई दिक्कत? तो बस यही मैकेनिज्म है इस पूरे सवाल का जो कि आपको दिख रहा होगा। जैसे ही हम सिस्टम को रिलीज करते हैं लाइक वेट तो कोई टॉर्क देगा नहीं डिस्क को, लेकिन जो टेंशन है वो टॉर्क देगा जिसके वजह से ये डिस्क जो है रोटेट कर जाएगा, और जब रोटेट करेगा तो डेफिनेटली इसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और उस एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से स्ट्रिंग का वो हिस्सा जो डिस्क के रिंग पे है वो आपका आएगा नीचे AT इज इक्वल टू आर अल्फा से, और चूंकि वही हिस्सा ब्लॉक से भी कनेक्टेड है तो ब्लॉक भी आएगा नीचे AT इज इक्वल टू आर अल्फा के साथ। क्या कोई दिक्कत? बस यही आपको बताना है, यहीं पे कुछ एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है, तो देखोगे ध्यान से कैसे बनाते हैं। ध्यान रखना बच्चा, बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक आप इस क्वेश्चन को चाहो तो एनर्जी मेथड से बना लो, एनर्जी कंजर्व करा करके बना लो। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो लाइक फोर्स और टॉर्क का कंबाइंड इक्वेशन लगा के बना लो, क्योंकि डिस्क रोटेट कर रहा है तो टॉर्क वाला इक्वेशन लगाएंगे, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फोर्स का इक्वेशन लगाएंगे, तो लगा के बना सकते हैं। बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करने वाला हूं कि जब भी ऐसे सवाल आ गए तो समझ लेना कि तुम्हारे पास बोनस हो गया, ठीक है ना। माने बनने ही बनने ऐसे क्वेश्चन, और एक लाइन में बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। ध्यान रखना, जब भी ऐसे सवाल आपको दिख जाए
तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए लाइक एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बस आप ये रिजल्ट यूज कर लेना, ध्यान देना। अनबैलेंस्ड वेट, अनबैलेंस्ड वेट डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। अनबैलेंस्ड वेट डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन। ध्यान रखना, मैंने कहा कि जब भी ऐसे सवाल आए बस एक लाइन में आप आंसर लिख दियो कि ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल होगा अनबैलेंस्ड वेट डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन। कहोगे कि सर अनबैलेंस्ड वेट क्या है इसमें, सर इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन क्या है इसमें, और इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या है सर इसमें। तो ध्यान रखना, अनबैलेंस्ड वेट का मतलब वो वेट जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो अनबैलेंस्ड हो रहा है। ध्यान रहे, अनबैलेंस्ड वेट का मतलब वो वेट हुआ जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो अनबैलेंस्ड हो रहा है। इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन, ध्यान रहे, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन का बेटा जब हम बात करते हैं तो ये इनर्शिया का मतलब हम लोग मास का बात कर रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन में हम उस ब्लॉक का मास लेंगे जो कि आगे बढ़ रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ध्यान रहे, जबकि इनर्शिया ऑफ रोटेशन में अगर बात करें तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन का मतलब यहां पे होगा, ध्यान रहे, इनर्शिया ऑफ रोटेशन का मतलब यहां पे होगा I/r²। इनर्शिया ऑफ रोटेशन का मतलब यहां पे होगा I/r², जहां पे I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और R जो है रेडियस है आपका उस डिस्क का। तो I/r² दैट इज द इनर्शिया ऑफ रोटेशन, और जो इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन है उसमें हम उन ब्लॉक्स का मास लेंगे जो ब्लॉक्स ट्रांसलेट हो रहे हैं। ट्रांसलेट होने का दो मतलब है, या तो ऊपर नीचे हो रहा हो ब्लॉक या तो आगे पीछे हो रहा हो ब्लॉक। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट इसको नोट करिएगा, देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं ऐसे सवाल को। इस तरह का सारा सवाल आप चुटकी में बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को मतलब देख करके आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करोगे, फास्ट। नेक्स्ट, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा जो सवाल था वो यही था कि एक डिस्क है और ये डिस्क जो है वो फ्री है टू रोटेट। ये डिस्क जो है वो फ्री है टू रोटेट अबाउट इट सेंटर, और मैंने कहा कि यहां पे मैंने लाइट स्ट्रिंग्स के हेल्प से एक ब्लॉक को सस्पेंड करा है मास m, और रेडियस r है डिस्क का, और ब्लॉक डिस्क का भी जो मास है वो m है। ध्यान देना बच्चा, जैसे ही हम इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे, सिस्टम को रिलीज करेंगे, ये स्ट्रिंग होगा टाइट, टेंशन लगेगा T, टेंशन लगेगा T। इस टेंशन की वजह से डिस्क को मिलेगा टॉर्क, और ये डिस्क रोटेट करेगा विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जब डिस्क रोटेट करेगा इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये जो पॉइंट है ये आपका नीचे आएगा विथ और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ r अल्फा। अब चूंकि ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड इस ब्लॉक से, तो ये ब्लॉक भी आएगा नीचे विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r अल्फा। क्या कोई दिक्कत? हम लोग इसी एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, ब्लॉक के एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं। ध्यान दियो, अभी तुरंत मैंने बताया ब्लॉक का एक्सेलरेशन, पहला सवाल का जवाब। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू होगा अनबैलेंस्ड वेट। ध्यान रखना,
तो बच्चा ऐसा नहीं है, इसका जो वेट है ये बैलेंस्ड वेट है, इसके वेट की वजह से सिस्टम पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ना ही वो टॉर्क दे रहा है और ना ही उसकी वजह से बॉडी या डिस्क जो है रोटेट हो रहा है। माने कि वेट का, डिस्क के वेट का कोई रोल नहीं है। लाइक इस सिस्टम को अगर कोई अनबैलेंस कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक का वेट है। माने अनबैलेंस्ड वेट के जगह पे इस ब्लॉक का वेट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे mg, डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। तो इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब यह हुआ कि हम लोग उस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हो। तो ट्रांसलेट कहने का मतलब आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे करने वाला सिर्फ यही ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक का मास हम लिख देंगे m, ऐसे m। क्या कोई दिक्कत? प्लस आएंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन के लिए मैंने बोला है I बाई आर स्क्वायर। तो रोटेट यहां पे कौन कर रहा है? तो डिस्क रोटेट कर रहा है। तो I डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया I अपॉन आर स्क्वायर, तो नीचे में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो गया I अपॉन आर स्क्वायर। चाहो तो आप इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लो, माने A जो आएगा एक लाइन में आंसर A इज इक्वल टू आपका आएगा mg डिवाइडेड बाई, जब एलसीएम लोगे तो 2m, ये आपका 2m प्लस m दैट इज 3m बाई 2, ऊपर जाएगा 2, नीचे बचेगा 3m, ये m से m होगा कैंसिल, माने एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया आपका 2g बाई 3 आंसर। क्या कोई दिक्कत? आप इसी क्वेश्चन को जब मेथड से बनाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब भी ऐसे सवाल आए बच्चा, फटाफट ये मेथड लगाओ और क्वेश्चन को उड़ा दो। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट करोगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g अपॉन 3। अब ये तो पहला सवाल का जवाब था कि एक्सेलरेशन कितना होगा। अब अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो बाकी तो अपने आप ही निकलते चला जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखोगे ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो बाकी तो अपने आप ही निकल जाएगा। जैसे सेकेंड नंबर हम बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन बोला है डिस्क का कितना होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तुरंत ही बताया मैंने, a इज इक्वल टू क्या आपका आर अल्फा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो a हमारा निकल चुका है कितना? ये निकला है 2g अपॉन 3, ये आपका आ जाएगा आर अल्फा के इक्वल। यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, बस एक लाइन में अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2g अपॉन 3r आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखोगे थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चा? थर्ड क्वेश्चन हमारा था क्या, ये देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जो है लाइक हमने टेंशन पूछा था कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो टेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना बच्चा, दो है आपके पास प्रोसेस। आप इस ब्लॉक का ही एक बीडी प्लॉट कर लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और क्या, ये मान लो ब्लॉक है, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है इसका वेट mg, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं इस ब्लॉक का। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ लाइक a इज इक्वल टू 2g अपॉन 3। तो 2g अपॉन 3 एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो वेट होगा वो टेंशन पे डोमिनेंट हो जाएगा। वो तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन आपके पास होगा लाइक mg माइनस t, माने नेट फोर्स नीचे mg ऊपर टेंशन, तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma। तो ये हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन a हम लोग निकाल चुके हैं 2g अपॉन 3। चाहो तो आप इसको यहां से सॉल्व कर सकते हो, ये माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, ये 2mg बाई 3 आकर माइनस हो जाएगा। माने जब सॉल्व करोगे तो टेंशन आपका आएगा mg अपॉन 3 आंसर। ये आपका तीसरा सवाल था। चौथा सवाल देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था कि ब्लॉक जो है जब h हाइट फॉल कर जाएगा, माने यहां से अगर ये ब्लॉक जब h हाइट फॉल कर जाएगा दिस, तो उस समय उसका स्पीड बताना है कितना होगा। कुछ नहीं करना है, यहां से यहां जो ब्लॉक आया है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आया है। एक्चुअली में ये ब्लॉक जो है वो 1D मोशन परफॉर्म कर रहा है, दिस एक लाइन में मोशन परफॉर्म कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो हम लोग काइनेमेटिकल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस आपका 2as। अगर बात करें
तो भी स्क्वायर के जगह पे एज इट इज u तो 0 हो जाएगा, चूंकि रेस्ट से मैंने स्टार्ट करा था, ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ a। एक्सेलरेशन का अगर बात करें तो हम निकाल चुके हैं, ये आपका आया है 2g/3 और इंटू s के जगह हो जाएगा h, माने यहां से भी निकल जाएगा और v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट बोलो 4gh/3। ये हो गया आंसर 4th नंबर। बस एक एक लाइन में बनाते जाना और क्या करना है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बढ़ो, चलिए इसी तरह से अगर बात किया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो देखिएगा बच्चा ध्यान से इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो है क्वेश्चन नंबर 5th में ओमेगा पूछा था डिस्क का कितना होगा एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। तो बहुत आराम से बोलोगे कि सर ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, लाइक भी इज इक्वल टू सर लिखेंगे आर ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भी हमको मालूम है, ओमेगा निकालना है, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा भी अपॉन आर। जो भी भी का वैल्यू आए एच के फॉर्म में वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया, चलो माने अब इस तरह के जो भी सवाल आए बस देखना है, उड़ा देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस दिखे बना लीजिए आप आराम से, देखोगे ध्यान से बच्चा। नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना, देखोगे ध्यान से बच्चा। अब क्या है ना कि लाइक जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए एकदम बनाओ आराम से, एकदम रिजल्ट लगाओ आराम से और बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक मैंने कहा कि अगर यहां बात करें तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि हमारे पास लाइक एक डिस्क है, कुछ ऐसा डिस्क है हमारे पास, कुछ ऐसा, और सेम डिस्क जो है वो फ्री है टू रोटेट अबाउट इट सेंटर। नीचे यहां से मैंने एक ब्लॉक लटका दिया है जिसका मास जो है वो m है, और यहां भी जो डिस्क है इसका रेडियस दिया हुआ है r और मास है आपका m। यहां से भी स्ट्रिंग पास कर रहा है और यहां एक ब्लॉक मैंने लगा के रखा है, ये है आपका मास m। ध्यान देना, दिस ऐसा, दिस गौर करोगे, ये आपका है सिचुएशन कुछ इस तरह से। मैंने कहा कि सेम सवाल, ये स्मूथ सरफेस है, सरफेस एकदम स्मूथ है, कोई लाइक फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। सिस्टम को मैंने रिलीज कर दिया रेस्ट से। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर मैंने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करा है तो सवाल है बच्चा कि दो क्वेश्चन मैंने पूछा है यहां पे आपसे। पहला क्वेश्चन बताना है कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, ये पहला सवाल है। कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पहला सवाल है। और दूसरा आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है आपका डिस्क का। फाइंड अल्फा ऑफ डिस्क। तो ये दो सवाल है आपके पास। पहला तो कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है, और दूसरा जो डिस्क है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए देखोगे ध्यान से बच्चा, कुछ नहीं करना है, फिर से मैं बता रहा हूं कि कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, बस देखो और आंसर लिख दो। देखो और आंसर लिखो। जैसे ही हम लोग सिस्टम को छोड़ेंगे, सिस्टम को रिलीज करेंगे, होगा क्या ये सुनना बच्चा। इसका तो वेट जो है वो बैलेंस्ड वेट है। इसके वेट की वजह से मोशन में किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इसके वेट को इसके नॉर्मल ने बैलेंस करके रखा है। दिस इसका जो वेट है इसको नॉर्मल ने बैलेंस करके रखा है, तो ये जो वेट है ये बैलेंस्ड वेट है। डिस्क के वेट का भी सिस्टम के डिस्टर्बेंस में कोई रोल नहीं है। माने अगर इस सिस्टम को कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो है इस ब्लॉक का वेट। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, लाइक जैसे ही हम लोग सिस्टम को छोड़ेंगे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग टाइट होगा, लाइक दोनों एंड से
इस डिस्क के ऊपर टॉर्क लगेगा, एक टॉर्क लगेगा इस साइड के टेंशन की वजह से, एक टॉर्क लगेगा इस साइड के टेंशन की वजह से, जिसके वजह से ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा ए एक्सेलरेशन के साथ, ये जो है डिस्क घूमेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है वो आपका आर अल्फा से नीचे आएगा और ये जो ब्लॉक है वो आपका सेम ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, जहां पे ए का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा आर अल्फा के। क्या कोई दिक्कत? इस ए का भी जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा आर अल्फा के, बिकॉज ये टेंजेंशियली कनेक्टेड है व्हील से। तो डेफिनेटली इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो आर अल्फा ही होगा, जो कि ब्लॉक के एक्सेलरेशंस के इक्वल होगा। अब अगर यहां से एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह दिया जाए तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, बस एक लाइन में आंसर लिख दो, अनबैलेंस्ड वेट। तो अनबैलेंस्ड वेट इसके वजह से, इसका वेट जो है वो सिस्टम को अनबैलेंस कर रहा है, तो यहां लिख दीजिएगा mg डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। तो बच्चा ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, माने ये आगे जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये दोनों ब्लॉक्स ट्रांसलेट कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे m और प्लस आपका m, दिस प्लस आएगा इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन का मतलब I अपॉन आर स्क्वायर। डिस्क के केस में अगर बात करें तो I हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका I अपॉन आर स्क्वायर के लिए अगर देखें तो I का वैल्यू आप पुट कर लो, लाइक डिस्क के केस में ये आपका हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। माने ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो m प्लस m ये हो जाएगा 2m, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 4m प्लस m दैट इज 5m और 2 चला जाएगा ऊपर, माने a इज इक्वल टू आएगा कैंसिल आउट होने के बाद ये हो जाएगा 2g अपॉन 5। क्या कोई दिक्कत? ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 2g अपॉन 5, माने ये भी 2g/5 से आगे बढ़ेगा और ये 2g/5 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। जबकि अगर बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन का तो a इज इक्वल टू आर अल्फा का यूज करके बड़े ही आराम से हम लोग यहां से अल्फा भी निकाल सकते हैं। चलो फटाफट नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट हो गया? चलिए बढ़ता हूं आगे। जब भी ऐसे सवाल दिख जाए बस आराम से ये टेक्निक यूज करो और आंसर लिख दो, कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बनाओ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चलिए देखोगे बच्चा, अब ना थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कर देते हैं, हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं कहानी में। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर मैंने लाइट स्ट्रिंग को लाइक रैप्ड करा है, दिस ये डिस्क है ऑफ रेडियस r एंड मास m, दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क। मैंने कहा कि ये जो डिस्क है रेडियस r मास m और उसके ऊपर मैंने लाइट स्ट्रिंग्स को रैप्ड कर दिया है और यहां पे पकड़ लिया है, एक एंड को डिस्क लाइक स्ट्रिंग के एक एंड को मैंने पकड़ के रखा है ऐसा और डिस्क को छोड़ दिया, दिस ध्यान देना, इफ डिस्क इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अगर हमने डिस्क को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो डिस्क है, चूंकि इसके ऊपर रस्सी बंधा हुआ है, ये जो डिस्क है वो अनफोल्ड होना शुरू होगा, ये डिस्क अनफोल्ड होना शुरू होगा और अनफोल्ड होते होते ये पहुंचेगा कहीं यहां। आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, जो डिस्क पहले यहां था वो अनफोल्ड होकर के कहीं यहां पहुंचेगा, दिस सिचुएशन ऐसा बनेगा। इसमें दो सवाल पूछा गया है, पहला कि एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, डिस्क का एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, और एक दूसरा सवाल है कि टेंशन बताना है स्ट्रिंग में कितना होगा। माने दो सवाल, एक डिस्क का एक्सेलरेशन कितना होगा और दूसरा टेंशन अक्रॉस द स्ट्रिंग कितना होगा। अगेन ये बहुत ही फेमस सवाल है। अब कहोगे सर कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, क्या करेंगे, कैसे अप्रोच लेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी ऐसे सवाल आ जाए बच्चा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपके सामने, सीधा कुछ नहीं करना है,
मैंने कहा कि रिजल्ट आपके सामने है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो डिस्क है वो आपका नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अनबैलेंस्ड वेट। तो अनबैलेंस्ड वेट के रूप में ये डिस्क जो है खुद उसका वेट जो है अनबैलेंस्ड वेट है, बिकॉज उसी वेट की वजह से ये डिस्क नीचे भी आएगा और दो तरह से नीचे आएगा, लाइक ये रोटेट करता हुआ नीचे आएगा, लाइक ये जो डिस्क है वो कुछ इस तरह से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट होता हुआ, अनफोल्ड होता हुआ कुछ ऐसा नीचे आएगा। तो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अगर बात करें तो अनबैलेंस्ड वेट, अनबैलेंस्ड वेट के जगह पे डिस्क का अपना खुद का वेट जो कि mg होगा डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। तो ध्यान रखना बच्चा, ये डिस्क नीचे भी आ रहा है तो इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन में इसका खुद का भी मास हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन। ये डिस्क चूंकि रोटेट होता हुआ नीचे आ रहा है तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन में भी ये इन्वॉल्व होगा, माने यहां पे I बाई आर स्क्वायर, माने एम आर स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाई होगा आपका आर स्क्वायर, माने ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर होगा कैंसिल, ये 2m प्लस m हो जाएगा 3m और 2 जाएगा ऊपर। जब सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 2g अपॉन 3, माने एक्सेलरेशन जो डिस्क का होगा वो होगा 2g अपॉन 3। क्या कोई दिक्कत? दूसरा सवाल पूछा था कि टेंशन कितना होगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यही था कि टेंशन कितना होगा। तो अगर एक्सेलरेशन आ गया तो बड़े ही मजे से हम लोग टेंशन भी निकाल सकते हैं, देखना टेंशन कितना होगा। मिटाओ इसको, चलो देखोगे बच्चा जो टेंशन यहां पे आएगा, टेंशन कैसे निकालेंगे ये सुनिएगा। लाइक मैंने कहा कि स्ट्रिंग जैसे ही टाइट होगा लाइक टेंशन एक्ट होगा डिस्क के ऊपर, दिस ऐसा टेंशन ऊपर, और नीचे जो है डिस्क का अपना खुद का वेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे mg। माने टेंशन लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे और डिस्क आ रहा है नीचे, डिस्क का सेंटर ऑफ मास आ रहा है नीचे विथ एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं, a हमारा निकला है और ये निकला है 2g अपॉन 3। तो ध्यान रखना a का वैल्यू हमारा आया है कितना, 2g अपॉन 3। मैंने कहा कि बड़े ही प्यार से हम लोग इक्वेशन यहां लिख सकते हैं, टेंशन ऊपर mg नीचे, माने mg डोमिनेंट होगा तो लिखेंगे mg माइनस t दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू 2g अपॉन 3। क्या कोई दिक्कत? चाहे तो हम यहां से बड़े ही प्यार से टेंशन निकाल सकते हैं, इधर भेज दो, यहां से टेंशन जब आप सॉल्व करोगे तो mg माइनस 2mg बाई 3, माने सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा mg अपॉन 3। चलिए जल्दी करोगे बच्चा, फास्ट। माने रोटेशन का 30% सवाल जो है आप इस टेक्निक से बना सकते हो। 30% सवाल जहां भी ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए दम से उड़ा दो। अनबैलेंस्ड वेट डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन प्लस इनर्शिया ऑफ रोटेशन, दैट्स इट। चलो आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है काम करेंगे, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत आराम से काम कर लेंगे और बहुत आराम से काम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली टॉर्क से रिलेटेड जो है वो आपका सवाल है ये। अब देखोगे बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ। देखोगे ध्यान से नेक्स्ट सेगमेंट क्या है बच्चा, ध्यान देना। चलो ठीक है, ये टॉर्क का एक बहुत मेजर पार्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी था जो हम लोग सीखे हैं। यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे आपके, देखिएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या है कि थोड़ा सा हम लोग जो है और भी इसमें काम कर लेते हैं। अब क्या है कि कभी कभी आपको ऐसे भी सिचुएशंस दिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहोगे। देखोगे माने क्वेश्चंस जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस दिखेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो एक सवाल जो है बहुत ही फेमस सवाल है कि
मान लो कि ये हमारा एक रॉड है कुछ ऐसा, दिस, ये हमारा एक रॉड है और जिसका लेंथ जो है वो आपका दिया हुआ है L और मास दिया हुआ है आपका M। दिस लेंथ L है, मास M है। रॉड है हमारे पास जिसका लेंथ है L और मास है आपका M। ध्यान देना। चलो इस सवाल के साथ हम इसको खत्म करेंगे। मैंने कहा कि देखोगे एक रॉड जो कि यहां पे हिंग्ड है इस जगह पे, और इसको मैंने एक स्ट्रिंग की हेल्प से यहां ऐसे बांध रखा है। दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग। रॉड का जो लेंथ है वो L है और मास जो है वो M है। ध्यान देना। इसमें ना मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा अभी, ठीक है? देखोगे पहला सवाल, ठीक है बच्चा? तो ये हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, कि मैंने करा ये है कि एक रॉड है हमारे पास जिसका लेंथ L है, मास M है, और इस रॉड को मैंने एक एंड पे यहाँ पे कहीं हिंग करा है, दिस यहाँ मैंने हिंग करा है यहाँ पे, और जो दूसरा एंड है रॉड का उसको मैंने एक लाइट स्ट्रिंग की हेल्प से कहीं यहाँ पे फिक्स कर दिया। दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग जिसने रॉड को सपोर्ट कर रखा है। दिस माने रॉड अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और इक्विलिब्रियम में है। दिस रॉड अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और इक्विलिब्रियम में है, और इसमें दो चीजें हैं। पहला तो क्योंकि स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग का यूज करा गया है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे रॉड का एक एंड जो है वो आपका हिंग्ड है। इसमें दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चा, दोनों ही बहुत फेमस क्वेश्चन है। नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बड़ा ही फेमस सवाल है, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द टेंशन अक्रॉस द स्ट्रिंग, माने स्ट्रिंग में टेंशन बताना है कितना होगा, फाइंड द टेंशन अक्रॉस द स्ट्रिंग। और जो दूसरा सवाल है बच्चा वो है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, माने रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। लाइक जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे, लाइक स्ट्रिंग को काटेंगे, इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, आपको बताना है कि रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये दो सवाल आपके सामने मैंने रखा है, और दोनों ही बड़ा ही फेमस सवाल है। देखो वो कैसे बनाते हैं, सुनोगे ध्यान से। अब देखना बच्चा, लाइक ये दो सवाल हमारे पास है। तो देखो सबसे पहला जो गलती यहां पे होता है, जो गलतियां होती है बच्चों से, वो क्या होता है ये सुनना ध्यान से। लाइक प्रॉब्लम ये है बच्चा कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में तो है, और वो भी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। माने यहां पे अगर देखा जाए तो लाइक इस रॉड के ऊपर जो है नेट टॉर्क तो जीरो है ही है, नेट टॉर्क तो जीरो है ही है, साथ ही साथ इस रॉड के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है। माने नेट फोर्स भी अगर हम बात करें तो इस रॉड के ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी आपका जीरो है। ध्यान देना बच्चा। लाइक टाउ नेट जीरो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। टाउ नेट जीरो मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और एफ नेट जीरो माने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा कि दोनों चीजें यहां पे, ये रॉड अभी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। लाइक इस रॉड के ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो होगा और इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होगा। बट देखो गलतियां होती कहां है, होती गलती यहां पे है कि लाइक बच्चे करते क्या है कि इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, देखोगे लाइक गलती बस यहां पे हो जाता है कि बच्चे यहां पे जो है सिर्फ नेट फोर्स जो है वो जीरो करके काम करना चाहते हैं। तो उस केस में होता यह है कि वो रॉड के बारे में फोकस करते हैं, तो देखते हैं कि भैया रॉड पे लगने वाला पहला फोर्स, तो उसका खुद का वेट जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, जिसको आप mg कह लोगे। दिस mg दैट इज द वेट ऑफ द रॉड, जो कि सेंटर ऑफ मास दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हो, से पास करेगा मिड पॉइंट से। और दूसरा जो रॉड पे फोर्स दिखेगा वो आपका दिखता है टेंशन। लाइक चूंकि स्ट्रिंग अभी टाइट पोजीशन में है तो डेफिनेटली इस एंड पे एक टेंशन फोर्स भी एक्ट होगा, जिसको हम लोग टी कहेंगे। तो गलती बस यहां हो जाता है
कि टेंशन निकालने के लिए ये दो फोर्स को लोग इक्वल कर देते हैं, माने T इज इक्वल टू एम जी और T इज इक्वल टू एम जी, और ये जो T इज इक्वल टू एम जी है ये पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन में रहेगा। पहला ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन में T इज इक्वल टू एम जी ही होगा और आप वहां गलत करके आओगे, क्योंकि आपने तो सीधा कहा अच्छा इक्विलिब्रियम में है, सीधा T इज इक्वल टू एम जी कर दिया, काम हो गया। अरे भैया टेंशन और एम जी के अलावा भी इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा है भाई, टेंशन और mg के अलावा भी इस रॉड पे एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है जो इस हिंग्ड के तरफ से यहां ये जो हिंग्ड जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये भी इस रॉड पे एक फोर्स लगा रहा है, उसको आपने स्किप कर दिया है, वो दिखेगा ही नहीं आपको, बस दिखेगा कि भैया एक टेंशन है एक mg है, दोनों को इक्वल कर दिया, लो आंसर। पहला ऑप्शन यही होगा, गलत करके आ जाओगे। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, यहां पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनाने हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे हम लोग अप्रोच लेते हैं। ये रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, हम अग्री करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये रॉड जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आप देख रहे हो तो आपने सिर्फ टेंशन और वेट को कंसीडर करा है, उस फोर्स को आपने कंसीडर ही नहीं करा जो हिंग के तरफ से रॉड को ऑफर हुआ है, उसके बारे में आपने बात ही नहीं करा। तो हुआ यहां पे ये, देखोगे ध्यान से बच्चा, कि ऑब्वियस है यहां पे जो नेट टॉर्क होगा टाउ नेट, हम बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क जो है इसके ऊपर 0 होगा, बिकॉज ये रॉड जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो जो हम नेट टॉर्क 0 करने के लिए आएंगे तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बच्चा, और कौन कौन सा फोर्स टॉर्क दे सकता है जरा ये सोचना। जैसा कि मैंने आपको बताया है टॉर्क निकालने के लिए, कि जो टॉर्क आप निकाल रहे हो, चूंकि ऑब्वियस है हिंग्ड पॉइंट के अबाउट ही सोचेंगे, यही फिक्स्ड है आपका यहाँ पे, तो मैंने कहा कि जो हम टॉर्क निकालने के लिए जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास है पेन, सीधा ये पेन रखते हैं कहीं यहाँ mg के पास, दिस एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो पहला टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा इस वेट के वजह से, और जिसका जो सेंस जो होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पेन को हिट करने के बाद जो सेंस है आपका वो है क्लॉकवाइज, माने पहला टॉर्क हो गया फोर्स mg और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस चूंकि ये मिड पॉइंट है तो l/2, तो ये हो गया mg इंटू l/2 और सेंस हो गया आपका क्लॉकवाइज। क्या कोई दिक्कत? प्लस जब हम आएंगे दूसरे टॉर्क के ऊपर, तो जो दूसरा टॉर्क होगा वो टेंशन डिलीवर करने वाला है। उसके लिए क्या करेंगे बच्चा, कि आराम से हम यहां पे ऐसे रखेंगे पेन, हिंग्ड के पास पकड़ के, ये थोड़ा पेन और बड़ा होना चाहिए था, ऐसे पेन हम लोग पकड़ेंगे और लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स की तरफ हिट करेंगे। तो जो हम इसको हिट करेंगे तो आप देख सकते हो जो सेंस आपका है वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां लिख देंगे T और इनटू आपका L, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ये दिस इज व्हाट वी कॉल मोमेंट आर्म, ये देगा आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब देखना, इसके अलावा अगर आप किसी टॉर्क के लिए जाते हो तो ऑब्वियस है हिंग्ड जो रॉड के इस एंड पे फोर्स लगाएगा वो यहीं से पास कर जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास कर जाए तो उस फोर्स का टॉर्क 0 होता है। तो अगर यहीं से वो पास कर रहा है हिंग्ड का रिएक्शन, तो डेफिनेटली उसके वजह से तो कोई टॉर्क होने से रहा, टॉर्क बस दो ही फोर्स की वजह से होगा, एक mg और दूसरा आपका टेंशन, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा ये है हिंग्ड पॉइंट। क्या कोई दिक्कत? अब हम चाहें तो इस नेट टॉर्क को कर सकते हैं 0। क्या कोई दिक्कत? अब देखना बच्चा, मैंने कहा कि इस सिचुएशन में चूंकि एक आपका क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेफिनेटली एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। माइनस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा mg इंटू l/2 और इज इक्वल टू आ जाएगा t इंटू l। ये आप l से l कैंसिल आउट कर लो, मींस यहां से टेंशन आपको निकल जाएगा रॉड में, और रॉड में जो टेंशन आएगा, सॉरी स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू किसके, आपका mg/2 के। ध्यान देना, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो इक्वल होगा mg/2 के। आप देख सकते हो कहां पे गलती होता है, अभी इससे पहले जो मैंने टेंशन निकाला था वो टेंशन mg की इक्वल आया था, जबकि एक्चुअल में जो टेंशन है वो mg नहीं mg/2 की इक्वल है। माने गलती देख लो कैसे हो जाता है बच्चा, कि जो टेंशन हमने निकाला था नॉर्मली नेट फोर्स 0 करके, उसके अकॉर्डिंग जो टेंशन आया था वो mg आया था, बट एक्चुअल जो रॉड में जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो mg नहीं mg/2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? अब सुनना, ये तो हमने नेट टॉर्क 0 करके निकाल लिया।
अब देखोगे एक्चुअल में यहां पे क्या होने वाला है। अब अगर यही आपसे कह दिया जाए कि हिंड के ऊपर जो है कितना रिएक्शन ऑफर होगा, हिंड पॉइंट के ऊपर कितना रिएक्शन ऑफर होगा, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एट द सेम टाइम ये रॉड जो है बेटा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, माने इस रॉड के ऊपर जो है वो नेट फोर्स जो है वो आपका जीरो है। तो जब रॉड के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स के रूप में क्या होगा, ध्यान देना। अब आपका टेंशन निकल चुका है mg/2, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में डालने के बाद टेंशन आ गया है mg/2, नीचे लग रहा है वेट, दैट इज क्या आपका mg। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पॉसिबल ही नहीं है कि इधर mg/2 लगे और नीचे mg लगे और ये रॉड जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा फोर्स जरूर लग रहा है इस रॉड पे, जो कि लाइक टेंशन को सपोर्ट कर रहा है और दोनों मिलकर इस mg को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो ये यहां से एक रिएक्शन फोर्स, हिंड के तरफ से एक रिएक्शन ऑफर हो रहा है रॉड को, और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या कोई दिक्कत, यही रिएक्शन फोर्स और ये टेंशन दोनों मिलके लाइक इस mg को बैलेंस करेगा। माने यहां पे हम लिखेंगे बच्चा R प्लस T, दैट इज ये R और ये T मिलके बैलेंस करेगा mg को। जब यहां से आप चाहो तो R का वैल्यू निकाल सकते हो, ये R आपका आ जाएगा mg/2। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंड के तरफ से रॉड को कितना रिएक्शन ऑफर होगा, तो mg/2 रिएक्शन ऑफर होगा और डायरेक्शन जो होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या कोई दिक्कत, चलो फटाफट नोट करोगे जल्दी से। ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है यार, बहुत बारी क्वेश्चन इससे आए हैं और लोग फंस जाते हैं। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट ध्यान देना बच्चा। अब देखोगे और इसी में दूसरा सवाल था बच्चा, ये नीट का भी सवाल है, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसी में एक दूसरा सवाल था कि ये जो स्ट्रिंग जिससे मैंने इसको बांध रखा था, दिस, इस स्ट्रिंग को मैंने कट कर दिया, दिस स्ट्रिंग को काट दिया। जैसे ही स्ट्रिंग को हम कट करेंगे, जैसे ही स्ट्रिंग को हम कट करेंगे, मैंने कहा इमीडिएटली अगर मैं बात करूं, जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे, देखना मैंने कितना जबरदस्त चीज है बच्चा, कि जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे डेफिनेटली स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू हो जाएगा जीरो। भले ही टेंशन स्ट्रिंग में जीरो हुआ है बट स्टिल वेट तो एक्ट हो ही रहा है, तो नीचे लगेगा इसका अपना खुद का वेट, दैट इज क्या आपका mg। क्या कोई दिक्कत, इसी mg के वजह से जो कि cg पे लगेगा और जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा l अपॉन क्या आपका 2, इसी mg के वजह से हिंड पॉइंट के अबाउट, हिंड पॉइंट के अबाउट इस mg के वजह से ये जो रॉड है ये आपका रोटेट कर जाएगा, और जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा हिंड पॉइंट के अबाउट, वो होगा आपका क्लॉकवाइज। क्या कोई दिक्कत, तो बड़े ही प्यार से हम यहां पे इक्वेशन यूज कर सकते हैं, टाउ दैट इज टॉर्क अबाउट द हिंड पॉइंट इज इक्वल टू आई और इंटू क्या आपका अल्फा। टॉर्क के लिए हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। मैंने कहा कि फोर्स के जगह पे यहां पे mg हो जाएगा और मोमेंट आर्म के जगह पे l/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई जैसा कि आप लोग जानते होंगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एंड के अबाउट होता है आपका, बोलो ml²/3 और इंटू आपका हो जाएगा अल्फा। चाहो तो आप l से इस l को उड़ा दो, चाहो तो आप इस m से m को उड़ा दो, यहां से आपका अल्फा निकल जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चा। अगर मैं बात करूं तो अल्फा का वैल्यू ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3g डिवाइडेड बाय ये l डिवाइड में इधर आएगा, तो 3g/2l आंसर। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कोई दिक्कत, चलो जल्दी करो फास्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए, आई होप यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं, देखोगे ध्यान से बच्चा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां एकदम सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन है
देखना एक सेम पैटर्न का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना लोग कैसे फंस जाते हैं। अब क्या है ना कि एक रॉड है कुछ ऐसा, दिस और रॉड का लेंथ L है, मास M है, रॉड अपने एक एंड पे हैंग्ड है कुछ इस तरह से, और यहां पे मैंने एक लाइट स्प्रिंग को ऐसे कनेक्ट कर दिया दिस ऐसा, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपका K है, दिस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपका K है, और मैंने एक लाइट स्प्रिंग को कुछ इस तरह से लाइक कनेक्ट करा है एक एंड से। ध्यान देना बच्चा। अब इसमें कह रहा है क्या कि रॉड अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ठीक है ना, लाइक इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से मैंने रॉड को छोड़ दिया, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से मैंने रॉड को छोड़ दिया। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम रॉड को छोड़ेंगे, लाइक इस रॉड का जो वेट होगा दैट इज mg जो cg से पास करेगा, वो इस रॉड को टर्न कराएगा, रोटेट कराएगा, टॉर्क देगा, जिसके वजह से ये रॉड जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेगा और डेफिनेटली ये हल्का सा ट्विस्ट होकर कहीं यहां पहुंच जाएगा। तो सवाल यही है कि जैसे ही हम लोग रॉड को उसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज करते हैं तो आपको बताना है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा जब रॉड इक्विलिब्रियम में चला आएगा। स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा जब रॉड जो है इक्विलिब्रियम में होगा। यहां इक्विलिब्रियम का मतलब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, जब रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मेरा यही है यहां पे कि find the compression across a spring when rod comes in equilibrium after releasing from rest from horizontal position, कोई दिक्कत? तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कंप्रेशन अक्रॉस स्प्रिंग व्हेन रॉड कम्स इन इक्विलिब्रियम आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। माने रॉड को अगर इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रेस्ट से छोड़ दिया जाए तो आपको बताना है कि स्प्रिंग के अक्रॉस कंप्रेशन कितना होगा। तो बेटा यहां भी वही गलती होती है जो गलती लोग इसके पिछले वाले सवाल में करते हैं। यहां भी एग्जैक्टली वही होने वाला है कि होगा ये कि जैसे हम रॉड को छोड़ेंगे, रॉड जो है ये अपना पोजीशन चेंज करके कहीं ऐसा यहां ऐसा चला आएगा, और स्प्रिंग जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से कंप्रेस होगा। मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है वो एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गया, कुछ ऐसा दिस स्प्रिंग एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गया। अगर ये स्प्रिंग एक्स अमाउंट से कंप्रेस हुआ होगा तो बच्चा ध्यान रहे, मैंने कहा कि यहां गलती बस यही होता है कि लोग फोर्स के रूप में देखना क्या करते हैं, एक तो रॉड की इस एंड पे की स्प्रिंग फोर्स लगा देते हैं जो कि जस्ट ऊपर की तरफ होगा, यहां लिख देते हैं kx, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रॉड का अपना खुद का वेट जो कि उसके सीजी से पास कर रहा होगा वो लगा देते हैं, तो नीचे लगा देते हैं mg, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एक लगा दिया स्प्रिंग फोर्स, एक लगा दिया mg। ध्यान से देखना, लाइक यहां पे जस्ट kx को mg के इक्वल कर देते हैं, kx को mg की इक्वल कर देते हैं, वहां से x का वैल्यू आ जाता है mg/k, जो कि गलत आंसर होता है। यहां भी वही गलती हुआ जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में लोग करते हैं। करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि ये रॉड अभी यहां पे आके रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पे अगर बात करें तो नेट टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा। तो जब आप नेट टॉर्क के लिए जब आओगे बच्चा, तो नेट टॉर्क में दो टॉर्क होगा, एक टॉर्क तो ये kx देगा, वही पेन वाला मेथड आप देख सकते हो, एक टॉर्क ये kx देगा जिसका सेंस किधर होगा आप देख सकते हो, सेंस आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला
टॉर्क होगा kx के वजह से एंटी क्लॉकवाइज, और एक टॉर्क देगा mg जिसका सेंस आप देख सकते हो किधर होगा, तो mg का जो सेंस होगा ये आपका होगा लाइक क्लॉकवाइज। तो चूंकि दोनों टॉर्क ऑपोजिट है इसलिए ऑब्वियस है एक प्लस और एक माइनस में लेंगे, तो डायरेक्ट भी चाहे तो हम यहां लिख सकते हैं लाइक kx दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह पे यहां पे L हो जाएगा, इज इक्वल टू एक टॉर्क mg की वजह से होगा तो ये हो जाएगा mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर बात करें तो हिंग्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस होगा L/2। क्या कोई दिक्कत? ये L से L कैंसिल आउट होगा, यहां से x निकल जाएगा और x का वैल्यू आएगा आपका mg/2k। तो ध्यान रखना बच्चा, ये बड़ा ही जबरदस्त ये सब सवाल है और लोग यहां पे गलती कर देते हैं। यहां पे x बराबर mg/k पहला ऑप्शन रहेगा और लोग वही गलती करके आते हैं, जबकि लाइक जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम के केस में वो mg/k नहीं mg/2k होगा। नोट करो बढ़िया से, ये सब चीज सीखो यार, बस छोटे छोटे चीजें हैं जो कि फंसा देते हैं लोगों को, और ये सब बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो फटाफट नोट करो। नेक्स्ट बढ़ूं आगे, चलो तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह से डील कर लेंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं अभी काफी ट्रेंड में है, इस तरह के क्वेश्चंस रोटेशंस में, खास करके जेई मेन जैसे एग्जाम में, लाइक एम्स वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है ना। तो काफी ट्रेंड में है ऐसे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस क्या है समझोगे ध्यान से। जैसे मान लो कि लाइक एक व्हील है कुछ ऐसा, दिस इनर रेडियस दे रखा है a और आउटर रेडियस दे रखा है b। ध्यान देना, और ऐसा इनर रेडियस a आउटर रेडियस b। यहां से मैंने स्ट्रिंग की हेल्प से लाइक एक ब्लॉक को नीचे सस्पेंड कर दिया है, दिस ब्लॉक, और यहां भी मैंने स्ट्रिंग की हेल्प से जो है ब्लॉक को एक सस्पेंड करा है, दिस आउटर वाले पार्ट पे, दिस। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि कुछ ऐसा जो है सिचुएशन आपके सामने है लाइक दिस, लाइक स्ट्रिंग यहां पे रैप्ड करके इनर वाले पार्ट पे, यहां पे ब्लॉक सस्पेंड करा, फिर आउटर पार्ट पे रख करके फिर यहां सस्पेंड कर दिया। अब यहां जो है दो तीन सवालें जो है, दो तीन जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा जो है लाइक रहता है ट्रेंड में, बहुत ज्यादा तो नहीं बट यहां भी आप काम कर सकते हो। देखोगे ध्यान से, जो पहला जो सवाल इसमें होता है वो होता है कि ब्लॉक्स के, अगर इसको नाम दे देते हैं ब्लॉक ए और इसको नाम दे देते हैं ब्लॉक बी। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, पहला जो सवाल ट्रेंड में रहता है वो ये होता है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहला सवाल कि फाइंड द रिलेशन between the acceleration of blocks, माने ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन बताना है, क्या होगा। और जो दूसरा सवाल जो है, जो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल हो जाता है कि दूसरा सवाल जो है वो इस तरह से हो सकता है कि मान लो अगर a और b का वैल्यू हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना, a और b का वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक से a का वैल्यू मैंने आपको दे रखा है, लाइक a मैंने दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और b का वैल्यू दे दिया 40 सेंटीमीटर। a दे दिया 20 सेंटीमीटर, b दे दिया 40 सेंटीमीटर, मास ऑफ a दे दिया, मास ऑफ a आपका दिया मैंने लाइक से 1 kg,
या फिर 10 kg, और मास ऑफ बी जो है वो मैंने दे दिया आपका 20 kg, 20 kg। ध्यान देना बच्चा। लाइक इसके अलावा जो है वो मैंने आपको दे रखा है इस पूरे समझ लो कि व्हील का या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है मैंने। आई पुली दिया हुआ है मैंने 10 kg मीटर स्क्वायर। आई पुली दे दिया मैंने 10 kg मीटर स्क्वायर। तो बस सवाल आपसे यही है 10 kg मीटर स्क्वायर। तो सवाल आपसे यह है बच्चा कि आपको एंगुलर देखोगे। अच्छा पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। चलो ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, माने ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन बताना है। तो पहले हम लोग इसको डील कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है चलो। अब देखना बच्चा होगा क्या। मैंने कहा कि ए और बी के पास भी जो भी मास हो, कितना भी मास हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशंस के लिए। मैंने कहा कि जैसे हम लोग कुछ ब्लॉक कुछ मास को लटकाएंगे स्ट्रिंग के साथ, इमीडिएटली स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगा, और जैसे स्ट्रिंग टाइट होगा डेफिनेटली स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। मान लेते हैं कि यहाँ T1, यहाँ T1, इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन का बात करें तो यहाँ पे T2 और यहाँ पे आपका T2। ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि ये जो T1 और T2 है ये दोनों मिलकर के इस पुली के ऊपर एक टॉर्क लगाने वाला है। दिस एक टॉर्क मिलेगा इसके वजह से, सेंस जो होगा वो होगा क्लॉकवाइज। एक टॉर्क मिलेगा T2 की वजह से, अगेन जो सेंस होगा वो होगा क्लॉकवाइज। माने कि इन दोनों टेंशन के टॉर्क के वजह से ये पुली आपका रोटेट कर जाएगा कुछ ऐसा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। ध्यान देना बच्चा, ये पुली अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर जाएगा, और जैसे ही ये पुली अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ही ये पुली जो है वो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगा, अब चूंकि ये जो स्ट्रिंग है वो इनर वाली पुली के रिम के ऊपर कहीं यहां पे है, दिस इनर वाले पुली के यहां पे सरकमफेरेंस के ऊपर है, व्हील के रिम के ऊपर है। तो मैंने कहा कि यहां पे इस पॉइंट के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चला आएगा, और वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पास आएगा वो होगा आप कह सकते हो कि इसके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ये है A1। तो ऑब्वियस है जिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ये पॉइंट नीचे आएगा, नीचे तो आएगा ही बिकॉज ऑफ सेंस, देख सकते हो दिस, तो ऑब्वियस है उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक ए भी नीचे आएगा जिसको हम लोग A1 कहेंगे। इसी तरह से ये जो हिस्सा है जो आउटर वाले पोर्शंस पे है, ये पॉइंट के पास भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आपका, और ये मान लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A2, और उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ये B भी नीचे आएगा जिसको हम लोग A2 कहेंगे। अब जरा याद करना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मैंने एक रिजल्ट बताया था, A बराबर R अल्फा। तो जो हम A1 लिखेंगे बच्चा, तो जो A1 होगा दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि एक्चुअली ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी है, वो होगा R अल्फा। तो R की जगह पे हो जाएगा A, दैट इज द इनर वाला जो रेडियस है, और यहां पे हो जाएगा अल्फा। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग सेकेंड वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है। तो A2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R, तो R की जगह यहां पे B है और इनटू आपका अल्फा। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकेंड। हमें A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड दो दोनों को, और क्या, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, बड़े ही आराम से अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आपके सामने होगा A अपॉन B दिस। तो रिलेशन बिटवीन अगर A1 A2 आपसे पूछ दे तो A1 और A2 के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज A1 अपॉन A2, ये इक्वल होगा A अपॉन किसके, आपका B के। आंसर आपके सामने है। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट,
इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रिजल्ट आपके सामने है आर अल्फा, बस उसका यूज कर दिया, रिजल्ट आपके सामने है। अब अगर ए और बी दिया रहेगा तो एकदम एग्जैक्ट रिलेशन आप निकाल पाओगे, क्या होगा A1 और A2 के बीच में, जल्दी करोगे। नेक्स्ट, ठीक है बच्चे। अब देखना बच्चा नेक्स्ट नंबर, अब अगर इसी में आपसे कह दिया जाए, इसी में अगर कह दिया जाए इसी क्वेश्चन में कि भैया ये व्हील तो है हमारे पास, सही है, और इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, एंड पुली इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, दिस, कुछ ऐसा। मैंने कहा कि इस वाले हिस्से से मैंने एक ब्लॉक लटकाया था, कुछ यहां से मैंने एक ब्लॉक लटकाया था, आउटर हिस्से से स्ट्रिंग को रैप्ड करके, दिस, यहां एक ब्लॉक लटका था, दिस। ध्यान देना, अगर हम ब्लॉक्स का मास यहां पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, से लाइक कुछ मासेज हम दे दें, अगर इन ब्लॉक्स का अगर हम कुछ मास यहां पे प्रोवाइड कर दें, से मान लो इसको हम दे देते हैं 1 kg, ठीक है, और इसका जो मास है ये हम दे देते हैं 2 kg। क्या कोई दिक्कत? इसका मास मैंने 1 kg दिया, इसका मास मैंने 2 kg दिया। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हम रेडियस का भी वैल्यू दे देते हैं, और ये जो रेडियस जो है a, इस a का वैल्यू हम दे देते हैं a इज इक्वल टू, मान के आप चलो a का जो वैल्यू होगा वो आपका हम देते हैं आपको लाइक 1 मीटर, a का वैल्यू दे देते हैं 1 मीटर, और b का जो वैल्यू है वो दे देते हैं 2 मीटर, बस, ठीक है। a दे दिया 1 मीटर, b दे दिया 2 मीटर, और ब्लॉक का मासेज दे दिए 1 kg एंड 2 kg, एंड अलोंग विद दिस इस पूरे पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको दे देते हैं, मींस आई पुली भी दे देते हैं, दिस, आई पुली भी मैंने दे दिया, और ये दे दिया मैंने 10 kg मीटर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? लाइक पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने दे दिया 10 kg मीटर स्क्वायर, ब्लॉक्स का मासेज दे दिया 1 kg 2 kg, ए दे दिया 1 मीटर, बी दे दिया 2 मीटर। अब यहां हम बोलते हैं आपसे कि आपको इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। सवाल आपके पास है, क्वेश्चन इज कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, find the angular acceleration of pulley। पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है। और नॉर्मल मेथड से अगर इस क्वेश्चन को बनाते हो तो हालत खराब कर देगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं है। टॉर्क मेथड लगाओगे, टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे, फोर्स का इक्वेशन लिखोगे, तब जाके कहीं आपसे क्वेश्चंस बनने वाला है, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट द लाइक इजी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि आप बनाओगे, ठीक है। अगेन ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो पुली का, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, बस डायरेक्ट आंसर लिखोगे। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, ध्यान से मेरी बात सुनना, अल्फा इज इक्वल टू नेट टॉर्क ड्यू टू नेट टॉर्क ड्यू टू वेट, नेट टॉर्क ड्यू टू वेट, वेट माने W यहां वेट को बता रहे हैं, तो नेट टॉर्क ड्यू टू वेट डिवाइडेड बाय आई पुली। आई पुली मतलब समझ में आ रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का जो दिया रहेगा हमेशा, प्लस आई ब्लॉक्स, आई ब्लॉक्स। अब आपके पास ये रिजल्ट है, बस इस रिजल्ट का यूज करो और एक लाइन में आंसर लिख दो, बाकी सब भूल जाओ। माने एंगुलर एक्सेलरेशन अगर यहां पे पुली का निकालना हो तो नेट टॉर्क ड्यू टू वेट, वेट के वजह से नेट टॉर्क कितना होगा, और डिवाइडेड बाय आई पुली प्लस आपका आई ब्लॉक्स, माने पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आपका ब्लॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कोई दिक्कत? चलिए नोट करो पहले फटाफट, देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, जल्दी करो।
नेट टॉर्क ड्यू टू वेट डिवाइडेड बाई आई पुली प्लस आई ब्लॉक्स। हो गया? चलो कम ऑन, डू इट फास्ट। देखोगे बच्चा, मिटाओ। चलो ध्यान देना, माने कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन पहले मैंने डिस्कस कर रखा है कि ये पुली कुछ इस तरह से रोटेट करेगा विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। दिस अल्फा इज इक्वल टू, रिजल्ट बताया मैंने, नेट टॉर्क ड्यू टू वेट, और वही वेट किसका? ब्लॉक्स का। मैंने कहा कि ब्लॉक्स के वेट की वजह से जो टॉर्क लगेगा पुली के ऊपर, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो कुछ देर के लिए आप टेंशन को साइड कर लो। मैंने कहा कि अगर हम सिर्फ इस वेट को फोकस करें तो 1 kg का जो वेट जो एक्ट होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस डाटा को हम यहां पे मिटा रहे हैं, ध्यान से देखोगे। मैंने कहा कि 1 kg के तरफ से जो वेट ऑफर होगा, लाइक ध्यान से देखना, ये 1 kg मास के कारण जो वेट ऑफर होगा, लाइक वो वेट आपका होगा इधर 10 न्यूटन का, mg, तो 1 इंटू जी 10 न्यूटन। 2 kg वाले ब्लॉक की तरफ से जो वेट ऑफर होगा वो होगा 2g माने 20 न्यूटन, माने 10 न्यूटन का फोर्स जो है एक टॉर्क देगा दिस, और 20 न्यूटन का फोर्स जो है टॉर्क देगा दिस। तो आप पहले अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? नेट टॉर्क ड्यू टू वेट। वेट ऑब्वियस ही बात है, ब्लॉक्स का वेट का हम बात कर रहे हैं, तो 10 न्यूटन का हो गया फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के जगह पे ये होगा ए आपका दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये हो गया 10 और इनटू 1, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये हो गया 10 फोर्स, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 1, और सेंस हो गया क्लॉकवाइज, प्लस जो दूसरा टॉर्क होगा इस वेट के वजह से, तो 20 फोर्स हो गया 20, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया b, दैट इज 2 के बराबर, तो यहां लिख दीजिए 2 दिस। ये हो गया नेट टॉर्क ड्यू टू वेट डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा क्या? आई पुली, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है बच्चा यहां पे 10 दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर, प्लस आई ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहोगे सर ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो डेफिनेटली यहां पे रह के अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली में रोटेट कर रहा है, ए डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ब्लॉक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप सीधा यूज करोगे mr स्क्वायर। mr स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक का मास दिया है 1 kg, और कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? तो 1, तो यहां लिखेंगे 1 इंटू 1 का स्क्वायर, mr स्क्वायर। इसी तरह से जब हम 2 kg वाले ब्लॉक के लिए आएंगे, चूंकि इसका मास 2 kg दे रखा है बच्चा, ये 2 kg का मास है, ये 1 kg का मास है, तो 1 kg के मास के लिए 1 इंटू 1 का स्क्वायर। 2 kg के मास के लिए हम लोग यूज करेंगे m के जगह पे 2, और इंटू अगर बात करें तो यहां पे यूज करेंगे r स्क्वायर, तो r के जगह पे यहां दिया हुआ कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो गया 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है, तो डेफिनेटली ऐड होगा 20 इंटू 2 40 प्लस 10, ये हो जाएगा 50, दैट इज 50, और डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय नीचे देख सकते हैं ये आपका 10, और प्लस ये आपका 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, माने ये आपका आ जाएगा 50/9, वो भी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो एक लाइन में आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हो, अगर आप अप्रोच से ही बनाते हो तो वही आंसर आएगा जो मैंने यहां पे लिखा है। क्या कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोग टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा का यूज करके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर सोच सकते हैं बच्चों। और जब भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो आप बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो, और हम लोग काम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, और ठीक है ना।
तो देखोगे ध्यान से, गौर करोगे बच्चा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जो है बहुत ही आराम से बनाएंगे और कहीं से ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखोगे बच्चे,